आइए अब हम अभी आप लोग समझ रहे थे कि क्यूपीआर जो है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अर्थात तिमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको उस समय कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप शुरू-शुरू में नए हैं तो आपको जानकारी नहीं है और आप भेज दिए। उसके बाद जब आपके नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास आपकी जो रिपोर्ट जाती है, उसके बाद उसकी समीक्षा होती है। समीक्षा करके और समीक्षा रिपोर्ट आपके पास भेजा जाता है अनुपालन के लिए। उसके बाद फिर आप अनुपालन रिपोर्ट भेजते हैं कि हाँ, आपके जो समीक्षा रिपोर्ट आई थी, उसके अनुरूप हमने अनुपालन किया, क्या-क्या जो सुझाव थे, उसको हमने फ़ॉलो किया। तो देखिए उसमें क्योंकि समीक्षा रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बाइलिंगुअल इसलिए कि मान लीजिए कि ये ख या ग क्षेत्र के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले संस्कार जी बात कर रहे थे कि हम लोग नोटिंग भी बाइलिंगुअल लिखते हैं। सही बात है, मैंने भी देखा है, हालाँकि वो प्रैक्टिस अब गलत है या सही है, उस पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन लिखा जाता है। कई कई कार्यालयों में कि हिंदी में और इंग्लिश में लिखते हैं, साथ में हिंदी में भी टिप्पणी लोग लिखते हैं। अब वो सब आप समझ सकते हैं, ये सब जो वैधानिक जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसके हिसाब से हम करते हैं। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। कि अब समीक्षा रिपोर्ट में अब ये विषय रहेगा, ऊपर तो लेटर हेड रहेगा, लेटर हेड के ऊपर यहाँ पे लेटर हेड रहेगा उस कार्यालय का और आपके जो भी ज़ोनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस जो भी है, जो हायर अथॉरिटी है उनका लेटर हेड के बाद सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। फॉर उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए दिनांक 31/3/2024 को समाप्त तिमाही अवधि की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में। अब यहाँ पे आप पॉइंट देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि आपके कार्यालय से दिनांक 31/3/2024 को समाप्त तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। कौन-कौन से पॉइंट हैं? अब ये पॉइंट वाइज़ होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये है पैरा नंबर 1 और उसके बगल में लिखा हुआ है आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 या मद संख्या 1 मद सं जो हम क्यूपीआर का नंबर है, हम 1, 2, 3, 4, 5, 7 नंबर तक हम देखें, वही यहाँ पे आइटम नंबर 1, 2, 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो मद संख्या 1 क्या था? मद संख्या 1 में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? 63-3 का दस्तावेज। बिल्कुल देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत जारी दस्तावेज। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि इसका 100% अनुपालन करना है। इसका उल्लंघन तो बहुत बड़ा उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इसके लिए अ, जो इसकी ज़िम्मेदारी और इसके मतलब प्रतिकूल प्रभाव भी बहुत है और संसदीय समिति में बाकी सारे अपराध अगर क्षम्य भी हैं, तो इसको तो बिल्कुल ही संसदीय समिति बर्दाश्त नहीं करती है। और ये सारा जब भी हम क्यूपीआर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसको हम एक क्यूपीआर एक तिमाही के रूप में, एक तिमाही का पर्व या एक तिमाही का टास्क समझ करके हमें नहीं भरना चाहिए। हमें ये भरना है कि हमें लॉन्ग टर्म में कभी भी 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 4 महीना बाद कभी भी संसदीय समिति की संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और निरीक्षण के दौरान आपसे आपके पिछले रिकॉर्ड को भी माँगा जा सकता है। उस समय भी इस प्रकार की अगर कुछ खामियाँ दिखाई दी, तो उसके लिए प्रतिकूल प्रभाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि आपके कार्यालय द्वारा जो गत तिमाही है उसमें 704 कागज़ात द्विभाषी जारी किए गए हैं, यह प्रशंसनीय है, कृपया इसे बनाएँ। आप जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमें धारा 3-3 का उल्लंघन नहीं करना है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सारे दस्तावेज द्विभाषी जारी किए गए थे। अब आगे है कि इसमें कौन-कौन से दस्तावेज आते हैं। तो आप सबको पता है कि कौन-कौन से दस्तावेज आते हैं। तो दस्तावेज हैं आपके टोटल 14 प्रकार के दस्तावेज होते हैं। द 14 प्रकार के कौन-कौन से दस्तावेज हैं? जनरल ऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहले जनरल ऑर्डर्स होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर्स, रेज़ोल्यूशंस, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स
जो हायर ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं, प्रेस कम्युनिक, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंस, परमिट्स, टेंडर नोटिस, फॉर्म्स ऑफ टेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर लेड बिफोर ए हाउस और द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको भी बाइलिंगुअल जारी करने होते हैं। एनीवे, हमें फिलहाल उसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो दस्तावेज है जो जनरली आपके ऑफिस में यूज किए जाते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस से रिलेटेड, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसको कि हम धारा 3(3) के अंतर्गत गिनते हैं, धारा 3(3) के अंतर्गत गिनती करते हैं, उन सबको इसमें शामिल करना है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज शामिल नहीं करने हैं, और इसके लिए आपको एक लिस्ट बना करके रखते हैं कि सो दैट कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप इस प्रकार की कोई गलती ना करें। इसके अलावा अब आगे अगला पॉइंट है, जो 2 नंबर पॉइंट था कि हिंदी में प्राप्त पत्र। आप हिंदी में प्राप्त पत्र के बारे में नियम 5, राजभाषा नियम 1976 1976 के नियम 5 के तहत जो भी पत्र हिंदी में प्राप्त होते हैं, उसका जवाब हिंदी में देना अनिवार्य है। इसमें 2-3 बिंदुएं जो हैं, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला, कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए आरटीआई डाला, उसने अंग्रेजी में पूरा पत्र लिखा और उसने हस्ताक्षर किया हिंदी में, ऐसी स्थिति में आपका जो उत्तर है, उसको उत्तर जो है हिंदी में देना, ना कि अंग्रेजी में देना। इस प्रकार कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जहाँ पे भी राजभाषा अधिकारी या फिर जेटीओ के पद पर हैं, तो आप ये चीज जो है आप जरूर बताएंगे। ये बात मुख्य बातें हैं, ये जरूर बताएंगे कि आपके कार्यालय में इस प्रकार की अगर अवहेलना हो रहा है इस नियम का, तो इस प्रकार इसके जो प्रतिकूल प्रभाव है आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संसदीय समिति, ऐसा पहले भी हुआ है कि संसदीय समिति जो है आपके पास जो हमारे कार्यालय प्रमुख हैं, उनसे पूछ बैठती है कि आप बताइए कि आपने कभी इस धारा नियम 5 का उल्लंघन आपके ऑफिस से हुआ है? बोला आप कार्यालय प्रमुख बोले जी नहीं। वो फिर आप एक पत्र दिखाते हैं कि ये देखिए, हमने एक पत्र भेजा था आपके ऑफिस में, हमारे किसी व्यक्ति ने भेजा था और आपके ऑफिस से इसका जवाब जो है अंग्रेजी में दिया गया। अब आप देखेंगे कि पत्र तो अंग्रेजी में है, लेकिन इसका रिप्लाई जो है अ, या फिर, और ये पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं कि इसका रिप्लाई अंग्रेजी में दिया गया है? इसलिए कि उसका अगर पत्र आपके पास आया, किसी ने एप्लीकेशन भेजा और वो एप्लीकेशन अंग्रेजी में है, लेकिन उसमें अगर हस्ताक्षर हिंदी में है और फिर आपने उसका उत्तर भी अंग्रेजी में दे दिया, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इससे बचना है। पहली बात है कि अर्थात मोटे-मोटे सब आसान शब्दों में समझ जाइए कि जब भी आपके ऑफिस में आपको हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त होते हैं, तो उसका रिप्लाई हिंदी में ही देना है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो है आपको धारा 3(3) के अंतर्गत जितने दस्तावेज आप काउंट किए गए हैं, उसको पुनः यहाँ पे भी गिनती नहीं करनी है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एक हिंदी में पत्र आपने भेजा, तो उसको जो है आप यहाँ पर भी गिनती कर रहे हैं। तो दोनों जगह आपको गिनती नहीं करनी है। धारा 3(3) में अगर गिनती कर रहे हैं जिस पत्रों को, तो उस पत्रों को यहाँ पे नियम 5 में गिनती नहीं करना है। और अगर वो आप समझ में आ रहा है आपको कि ये नियम 5 के दस्तावेज हैं, तो धारा 3(3) में तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो या फिर मूल पत्राचार में भी वो नहीं आएगा। तो आप इस संदर्भ में बिल्कुल सचेत रहेंगे कि एक ही डाटा को, एक ही आंकड़े को बार-बार ना गिनती करें। तो क्या समझे कि नियम इसमें पॉइंट नंबर 2 में कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज और ओरिजिनल कोरेस्पोंडेंस के जो ओरिजिनल मूल पत्राचार के जो पत्र हैं, उसको आप यहाँ पे गिनती नहीं करेंगे। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 था
और ख क्षेत्र के लिए बेसिकली ये एप्लीकेबल है, ग क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति में। अब इसमें क्या होता है कि अगर अंग्रेजी में प्राप्त पत्र है, अंग्रेजी में बॉडी, टेक्स्ट, सिग्नेचर सब कुछ अंग्रेजी में है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि उसका उत्तर जो है हिंदी में दिया जाए, तो आप हिंदी में दे सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए प्रावधान है क और ख क्षेत्र के संदर्भ में ही, और ये जो है आप राजभाषा नियम 1976 1976 के जो नियम संख्या 3 है उसमें आप इसका उल्लेख देख सकते हैं। आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4 में आइटम नंबर 4 आप देखिए, आइटम नंबर 4 में अलग-अलग रीजन वाइज़, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी के लिए हिंदी में कितने पत्र भेजे गए, अंग्रेजी में कितने पत्र भेजे गए और कुल पत्र कितने हैं। इससे संबंधित इसका लक्ष्य क्या है, आप सबको पता है। लक्ष्य जो है क्या है, मूल पत्राचार क क्षेत्र के लिए, क से क के लिए 100% क से ख के लिए 100%। 90%। नहीं, मूल पत्राचार क क्षेत्र के लिए, क से क के लिए 100%, क से ख के लिए 100% और क से ग के लिए 65%। ठीक है? इसी प्रकार ख के लिए अगर आप ख क्षेत्र में हैं, तो ख से क के लिए या ख से ख के लिए 90% है और ख से ग के लिए 55% है। ये 10-10% माइनस हो जाता है, आप याद रखिए। क से क के लिए 100% है, तो ख से ख के लिए 90% है। क से ख के लिए 100% है, तो फिर ख से ख के लिए 90% है और फिर क से ग के लिए 65% है, तो ख से ग के लिए 55% हो जाता है, 10% कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब ग से क की बात कर रहे हैं, तो ग से किसी भी क्षेत्र के लिए मतलब सी रीजन से पे आप हैं, अगर कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रीजन आपका टोटल लक्ष्य जो है हर एक आई मीन क्षेत्र में 55% है। कितना है? 55% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपका ये पत्राचार लक्ष्य से कम है, तो फिर उसमें रिव्यू में लिख कर के आएगा कि आप निश्चित कदम उठाएँ, आप सुनिश्चित करें कि ये लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके अपना अगले तिमाही रिपोर्ट के तक। अच्छा, उसके अलावा आगे जो है पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? हमने अभी देखा था, पॉइंट नंबर 5 है टिप्पणी। तो टिप्पणी जो है, चूँकि आपको पता है कि टिप्पणी जो है ग क्षेत्र के लिए कितना है? 30% है। इसी प्रकार ख के लिए 50% और क के लिए 75, 75, 50 और 30। क के लिए 75, ख के लिए 50 और ग के लिए 30। तो ये प्रतिशत है और इतना लक्ष्य आपको प्राप्त करने की ज़रूरत है। और यदि आपका इससे लक्ष्य से कम है, लक्ष्य है मान लीजिए आप क क्षेत्र में हैं, 75% आपका लक्ष्य है और आपने 70% आपकी है टिप्पणी हिंदी में, तो फिर वहाँ से लिख कर के आएगा कि उचित कदम सुनिश्चित करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। आगे है वर्कशॉप। देखिए, वर्कशॉप के बारे में अभी आपको बताया गया है कि वर्कशॉप जो है हर एक तिमाही में एक वर्कशॉप आयोजित करनी। देखिए, वर्कशॉप में आप कई प्रकार के हैं, एक पूर्ण दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। तो एक पूर्ण दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन करना है। डेस्क टू डेस्क भी होता है, मतलब टेबल जिसको वर्कशॉप बोलते हैं कि आप ऑफिस में जाते हैं और हर एक व्यक्ति के, हर एक कर्मचारी के टेबल तक जा करके उनको आप बताते हैं कि कैसे टिप्पणी जो लिख रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश में है तो उसको उनके पीसी में इंग्लिश से हिंदी इनेबल कैसे करना है, इसके बाद शिफ्ट कैसे करना है, टाइप कैसे करना है। अगर उनको ई ऑफिस है वहाँ पे, तो ई ऑफिस में आपको पता है आजकल ई ऑफिस में भी कंठस्थ
इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, उसमें मर्ज मतलब उसे इंटीग्रेट किया गया है, तो कंठस्थ का सहायता कैसे ले सकते हैं? ई ऑफिस अगर है, तो ई ऑफिस में एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब हम टिप्पणी गिनती करते हैं, तो ई ऑफिस में भी पेज की गिनती है। कई बार आपके कार्यालय में कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ई ऑफिस है। तो ई ऑफिस में भी हर एक व्यक्ति के, हर एक ऑफिसर के लॉगिन पर जहाँ पे वो जितनी भी फाइल्स हैं, जहाँ पे वो टिप्पणी लिखते हैं, तो वहाँ पे फाइल का नंबर्स लिखा जाता है। तो इसका ये हर एक फाइल्स के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि एक फाइल ई ऑफिस की एक फाइल है, उसका कस्टोडियन आप हैं। आपने उस फाइल में कुछ लिखा, वो दूसरे तीसरे ऑफिसर तक गया, फिर वापस आपके पास गया, तो हर एक ऑफिसर के पास गिनती नहीं होगी। फाइल के का कस्टोडियन जो है, उस ऑफिसर के लॉगिन से आप गिनती कर सकते हैं। ई ऑफिस में ये है। ई ऑफिस में एक और चीज़ है कि क्विक नोट है उसमें। क्विक नोट में अगर आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं और हिंदी में उसका बाइलिंगुअल करना है, तो उसमें क्विक नोट में जा करके आप केवल सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे इंसर्ट कीजिए, आप ऑटोमेटिकली वो पूरा सेंटेंस जो है हिंदी में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप वर्कशॉप में वर्कशॉप में आप एक-एक एम्प्लॉयी को आप जा कर के बता सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा दीजिए और उनको समझाइए ताकि उनके पीछे में क्या-क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकें। और ये चीज़ आपके पॉइंट नंबर 6 जो है, मद संख्या 6 है हिंदी वर्कशॉप, उसमें आप उसके बारे में चर्चा करना लिखना है, उल्लिखित करना है। अगर आप अ, आपने अगर लिख दिया कि हमने इस तिमाही में हमने एक भी वर्कशॉप नहीं किया, तो आपके जो उच्च स्तर का कार्यालय है, आई मीन जो हायर अथॉरिटी है, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो भी है, वहाँ से लिख कर के आएगा कि आप हर एक प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला, कम से कम 1 पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें। और इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर बड़े कार्यालय हैं, बड़े स्तर के हैं, जैसे कि 200-400 लोग हैं, वहाँ पे हर एक सभी 200 लोगों को कार्यशाला में उपस्थित होना, एक कार्यशाला में सबको शामिल करना पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कम से कम 2 साल में 1 बार ज़रूर वो कार्यशाला में उनको नामित करना है उनको। अच्छा, आगे है ऑलिक, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक। आपको पता है कि हर एक तिमाही में एक ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक सुनिश्चित करें, ज़रूरी है। एक चीज़ विशेष ध्यान दें कि अगर आप रीजनल ऑफिस में हैं या फिर आप जिस स्तर के ऑफिस में हैं, आपके नीचे मान लीजिए किसी अ ये रीजनल ऑफिस में है, या उसके नीचे कुछ ऑफिसेस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि अगर इनकम टैक्स और जीएसटी में अगर जाएँ तो उसमें कमिश्नरेट होते हैं। कमिश्नरेट के अंदर डिविजन्स होते हैं। एलआईसी में चले जाएँ तो ऐसे ही वहाँ पे भी डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स के अंदर ब्रांचेज़ होते हैं। फिर बैंक में भी ऐसे ही होते हैं, ब्रांचेज़ होते हैं। तो कहने का मतलब कि हर एक डिवीज़न लेवल पे तो ऑलिक होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांच लेवल पे नहीं होगा। ब्रांच लेवल पे भी ऑलिक होना चाहिए। मतलब हर एक ऑफिस जो भी इंडिपेंडेंट एक ऑफिस है, उसका हेड है, तो उस ऑफिस लेवल पर ऑलिक का गठन होना चाहिए और वहाँ पे तिमाही बैठक सुनिश्चित करना जो आपके हेड है उसकी ज़िम्मेदारी। तो इस प्रकार से आपके 7 पॉइंट जो हैं कवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यूपीआर का पार्ट 1 जो है, क्योंकि पार्ट 1 जो है आपके तिमाही 1 से लेकर के 1 तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही तक क्यूपीआर 1 का ही ज़रूरत पड़ता है और क्यूपीआर 2 जो सॉरी पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 की जो आवश्यकता होती है केवल आपके मार्च के तिमाही में। मार्च का जो तिमाही है, उसी में क्यूपीआर पार्ट 2 की आवश्यकता होती है और जो क्योंकि ऑलरेडी ये बीत चुका है, तो उसके बारे में फ़िलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे, वो विस्तृत है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अनुभव कर लें, काम कर लें, फिर जब पार्ट 2 की ज़रूरत होगी, तो हम पक्का उस समय भी हम आप लोग को मार्गदर्शन करेंगे और कुछ भी जो भी समस्याएँ होंगी, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के कुछ और सेशन हो बीच-बीच में और आप चाहते हैं कि आपको जानकारी दिया जाए, तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में व्हाट्सएप करें, मैसेज करें ताकि हम बीच-बीच में आप लोग को हम कुछ-कुछ बता सकें। और कभी भी प्रश्न है, बेझिझक आप ग्रुप में साझा करें अपने समस्याओं को, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। अभी इस सत्र में अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। सर वो जो समीक्षा जो आती है सर, पहली बार जब हमने रिपोर्ट भेजा
फिर उन्होंने समीक्षा में जो भी सुझाव दिए हैं, जी। तो अगर अनुपालन नहीं हुआ या अनुपालन में उतना एम्प्लॉयी नहीं है, किसी भी तरह का इंटरनल में प्रॉब्लम है, तो अगर तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर उस केसेस में? देखिए, ये तो आपके जो अनुपालन का ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको पता है कि राजभाषा अधिकारी के लिए तो नहीं होता है कि राजभाषा अधिकारी वो अकेला मिल कर के अकेला ही कर लेगा। ये ज़िम्मेदारी हुँ, होती है आपके कार्यालय प्रमुख। तो इसका जवाब जो है कार्यालय प्रमुख से पूछिए, अरे सर क्या करना है? वो बताएँगे। देखिए, एक बात मैं प्रैक्टिकली बता दूँ, ये तो थ्योरी हो गया, थियरी के ठीक हिसाब है से हो सर। गया। प्रैक्टिकली ये होता है कि कभी भी आप ये नहीं बोल सकते किसी हायर अथॉरिटी को कि सर आप हम नहीं कर पाए। बात समझ रहे हैं? किसी भी यस हायर सर। अथॉरिटी को आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम अनुपालन नहीं कर पाए। तो आप प्रयास जारी है, प्रयास कर रहे हैं, उस पे काम जारी है, इस प्रकार के कुछ उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं ले सकते हैं कि सर आप जो हम अनुपालन नहीं कर सकते हैं या असमर्थ हैं या हम नहीं कर पाएँगे। ऐसा तो आप समझ सकते हैं, ऐसा तो आपके बॉस साइन भी नहीं करेंगे और आप ऐसा लिख भी नहीं सकते।